हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है यूनिट 7 का टॉपिक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले अगर हम डिफाइन करना चाहें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को तो हम क्या कहेंगे कि एनवायरमेंट में किसी भी ऐसा एक अनवांटेड मटेरियल का एडिशन हो जाना जिसकी वजह से हमें कुछ अनडिज़ायरेबल मतलब ऐसा कुछ चेंज देखने को मिले जो हम नहीं चाहते हैं। उसकी वजह से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हमारी लाइफ पे, प्लांट्स की लाइफ पे, एनिमल्स की लाइफ पर, ह्यूमंस की लाइफ पर, तो वो क्या होती है? पॉल्यूशन होता है। मतलब सिंपली अगर हम कहें तो किसी एक अनवांटेड मटेरियल का एडिशन होना हमारे एनवायरनमेंट में और उसकी वजह से एनवायरनमेंट में और हमारे इकोसिस्टम में एक अनडिज़ायरेबल चेंज देखने को अगर मिल रहा है तो वो उसको हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। देखिए, अनवांटेड मटेरियल क्यों? अगर कोई हमारे मान लीजिए हमारे एनवायरनमेंट में कोई चीज़ ऐड हो रहा है लेकिन हमें उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है या फिर मान लीजिए कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है या फिर कुछ नुकसान भी नहीं हो रहा है तो वो हमारे लिए किसी हम उसको पॉल्यूशन नहीं कहेंगे। लेकिन कोई अगर ऐसा चीज़ ऐड हो रहा है जिसके द्वारा हमें कुछ अनवांटेड अनडिज़ायरेबल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो अब हम क्या कहेंगे कि पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है? तो पॉल्यूशन कई तरह के पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, मतलब इन सारी जगहों पे कुछ न कुछ क्या हुआ है? अनवांटेड मटेरियल का एडिशन हुआ है और उसकी वजह से हमें कुछ अनडिज़ायरेबल चेंज देखने को मिला है वहाँ पे। ठीक है? तो ये पॉल्यूशन है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की डेफिनेशन की। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन रिफर्स टू एनी एडिशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल in the environment due to human activities that led to undesirable changes in the environment and ecology। तो स्पेसिफिकली ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एनवायरनमेंट में अगर कोई अनवांटेड मटेरियल का एडिशन हो रहा है और उससे हमें अनडिज़ायरेबल चेंजेस देखने को मिलते हैं तो वो होता है पॉल्यूशन। या फिर दूसरे तरीकों से हम क्या कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन रिफर्स टू द कंटामिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस और पॉल्यूटेंट्स। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को हम ऐसे कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट का कंटामिनेशन होना, मतलब एनवायरनमेंट में किसी तरह की गंदगी आ गई है। ठीक है? या फिर किसी हार्मफुल सब्सटेंस का एडिशन हो जाना जिसे हम पॉल्यूटेंट भी कहते हैं, वो होता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? वो जो हम कह रहे हैं ना कि अनवांटेड मटेरियल ऐड हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, वही सिंपली क्या है? पॉल्यूटेंट है। तो पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज करते हैं। इनकी वजह से क्या होता है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। तो ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं। अब ये पॉल्यूटेंट्स केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल मटेरियल कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है? जो एनवायरनमेंट में या तो बाय एक्सीडेंट ऐड किए जाते हैं या फिर जानबूझकर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी ऐड किए जाते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूशन की। एक्चुअली पॉल्यूटेंट की है ये कि पॉल्यूटेंट कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला है कि बेसिस ऑफ परसिस्टेंट, कि जब वो एनवायरनमेंट में ऐड होते हैं तो वो किस अवस्था में परसिस्ट करते हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले प्राइमरी पॉल्यूटेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं ना, ये ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं, मतलब ऐसे ये अनवांटेड मटेरियल होते हैं कि जब ये एनवायरनमेंट में जैसे ऐड किए जाते हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं, कोई दूसरा फॉर्म नहीं लेते हैं। ठीक? दे persist in the form in which they are added to the environment। जैसे उनको एनवायरनमेंट में ऐड किया जाता है वे वैसे की वैसे ही रहते हैं, चेंज नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए डीडीटी और प्लास्टिक, इनको जब एनवायरनमेंट में ये ऐड होते हैं तो क्या वैसे के वैसे रहते हैं। प्लास्टिक वैसे ही पड़ा रहता है, वो कुछ इधर दूसरे फॉर्म में तो चेंज नहीं हो जाता। तो जब दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं होता है तो वो होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट। वहीं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है ना, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट प्राइमरी पॉल्यूटेंट के इंटरेक्शन से बनते हैं। मतलब यहाँ पे दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स पड़े हुए हैं, ये दोनों ने इंटरेक्ट करके कुछ नया पॉल्यूटेंट बना दिया तो वो क्या होता है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए जो पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट होता है ये बन जाता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ये पॉल्यूटेंट हमारा बन जाता है। ठीक है? तो ये परसिस्टेंस के बेसिस पे दो तरीके के होते हैं पॉल्यूटेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस इन नेचर। तो नेचर में वो किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है? इसको इस बेसिस पे भी दो तरीके के, एक तो क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में क्या है ना कि ये नेचर में पहले से मौजूद रहते हैं, नेचर में ही होते हैं ये। लेकिन क्या होता है कि जब ये लिमिटेड
क्वांटिटी को क्रॉस कर जाते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी से आगे बढ़ जाते हैं, तो ये क्या है, ये पॉल्यूटेंट की तरह काम करने लग जाते हैं और पॉल्यूशन कॉज करने लगते हैं, जैसे कि CO2 और NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो जैसे CO2 है एक प्रॉपर अमाउंट में, एक लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो एक थ्रेशोल्ड लेवल, मतलब एक लिमिटेड लेवल को क्रॉस कर देता है तो वो पॉल्यूशन कॉज करने लगता है। तो ये होता है क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट। वहीं दूसरा होता है क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट। तो ये क्या होते हैं, ये मैन मेड होते हैं और ये नेचर में नहीं पाए जाते हैं ऐसे। तो ये जैसे फंगीसाइड हो गया, हर्बिसाइड हो गया, DDT हो गया, ये सब क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट होते हैं। ठीक, फिर तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी। क्या वो बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है? तो दो तरीके के इसमें भी हो जाएंगे। बायोडिग्रेडेबल ऐसे प्रोडक्ट जो क्या हो सकते हैं, डिकम्पोज हो सकते हैं, डिग्रेड हो सकते हैं नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा, जो माइक्रोबियल एक्शन होता है उसके द्वारा अगर डिग्रेड हो सकते हैं तो ऐसे पॉल्यूटेंट बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं, जैसे कि सीवेज हो गया। वहीं नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे पॉल्यूटेंट जो डिकम्पोज नहीं होते हैं नेचुरली या फिर बहुत स्लोली डिकम्पोज होते हैं, तो वो भी होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। एग्जाम्पल के लिए DDT। ठीक है, तो ये बायोडिग्रेडेबिलिटी के बेसिस पे भी दो तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं। उसके बाद है फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, कि उनका जन्म कहाँ से हुआ, ये पॉल्यूटेंट कहाँ से आए, इस बेसिस पे भी दो है, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, जब वो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा जो पॉल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, नेचुरल पॉल्यूटेंट्स होते हैं। जैसे कि वोल्केनिक इरप्शंस के दौरान हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं, फॉरेस्ट फायर के दौरान बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 रिलीज हो सकता है, ग्रास फायर के दौरान। ठीक है, तो ऐसे पॉल्यूटेंट नेचुरल पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। फिर है एंथ्रोपोजेनिक। तो ये क्या होता है, ये एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण रिलीज होते हैं, जैसे कि CO2 एमिशन हो गया, फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से, इतना ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही हैं, तो ये सब क्या है, एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं। तो ये हमारे पॉल्यूटेंट्स के टाइप है और ये सब क्या करते हैं, पॉल्यूशन कॉज करते हैं अलग अलग तरीके के। अब बात करते हैं कॉजेस ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की, कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ये जो हो रहा है उसकी कॉज क्या क्या है, क्यों इतनी सारी चीज़ें, अगर ये पॉल्यूटेंट्स ऐड हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। तो देखिए, पहला है कि रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ बाय मैनीफोल्ड। तो क्या है कि रैपिड पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ेंगे तो लोग एक्टिविटीज़ जो है वो उनकी बढ़ेंगी, उनकी नीड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। तो उसको पूरा करने के लिए क्या है, अगर नॉर्मल वो अपनी एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, किसी ना किसी तरीके से एनवायरनमेंट में हार्मफुल चीज़ें वो क्या करते हैं, ऐड ही करते हैं। अब लोग बढ़ेंगे तो लोग ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ ज़्यादा करेंगे, अलग अलग गाड़ियाँ रहेंगी तो और CO2 इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एक ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था। तो ये एक कारण है क्या, कि रैपिड इंक्रीज जो हो रहा है वो। नेक्स्ट क्या है कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो अर्बनाइजेशन के लिए, रोड बनाने के लिए, घर बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन किया जाता है तो क्या होगा, वैसे ही CO2 का मात्रा फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो भी एक तरह का पॉल्यूशन कॉज करेगा। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, और अर्बनाइजेशन के दौरान भी जो प्रोसेसेस होती है, अब रोड बनाया जाएगा, फैक्ट्री सेटअप की जाएंगी, तो उसके दौरान भी अलग अलग तरीके का क्या होगा, पोल्यूशन होगा। तो अर्बनाइजेशन भी क्या है, एक कारण है पॉल्यूशन बढ़ाने का। ठीक, उसके बाद क्या है, तीसरा, इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज इज अ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज इंक्रीज हुई है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है किसका, पॉल्यूशन का। उसके बाद है सम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑल्सो लेड टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के कारण भी क्या होता है, एनवायरमेंट में पॉल्यूशन होता है। जैसे कि फर्टिलाइजर का जो एक्सेसिव यूज़ किया जाता है, पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है, तो ये सब क्या होता है, जब मान लीजिए इरोजन के कारण या फिर बारिश के पानी के कारण बह के जब वाटर बॉडीज में चली जाती हैं तो वहाँ पे वो वाटर पॉल्यूशन कॉज करती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि देर आर मेनी अदर causes of environmental pollution such as burning of fossil fuels, increased use of chemicals etc. तो ये क्या है, फॉसिल फ्यूल्स का जो बर्निंग किया जाता है, केमिकल्स का जो यूज़ किया जाता है, ये सारी भी क्या है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की कॉजेज़ हैं। तो ये सब तो कुछ कॉजेज़ है, बहुत सारे कॉजेज़ हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की। ठीक, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन की, कितने तरह के पॉल्यूशन है हमारे पास। तो सबसे पहले बात करते हैं एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन, जब एयर में कुछ अनवांटेड मटेरियल ऐड हो जाते हैं, एयर की क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं, तब क्या होता है, वो एयर पॉल्यूशन होता है। तो WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार,
Air pollution is the contamination of indoor or outdoor environment by any chemical, physical or biological agent that modifies the natural characteristics of the atmosphere. तो WHO के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या है कि एयर पोल्यूशन ऐसा क्या है, कंटामिनेशन है जिसके इंडोर या फिर आउटडोर एनवायरनमेंट का, जिसमें क्या होता है किसी भी केमिकल, बायोलॉजिकल या फिजिकल एजेंट के द्वारा जो एटमॉस्फेयर का नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं। हम अपने शब्दों में समझने के लिए क्या कह सकते हैं कि जब एयर में कुछ हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल एजेंट ऐड हो जाते हैं, अनवांटेड मटेरियल ऐड हो जाते हैं जो एयर की क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं, तो वो क्या है, एयर पोल्यूशन है। अब बात करेंगे कॉजेज़ क्या-क्या हैं और कौन-कौन से इनिशिएटिव मेजर लिए गए हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो कॉजेज़ की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं, जो इंडस्ट्री से एमिशंस निकलती रहती है, हाउस होल्ड एमिशंस है, मोटर व्हीकल एमिशंस है, फॉरेस्ट फायर्स, ये सारी क्या है, कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं। आप और ज़्यादा कॉजेज़ और ज़्यादा इफ़ेक्ट अपनी तरफ से लिख सकते हैं। जब यहाँ पे हम जब सिंपली डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कई सारे पॉल्यूशन हमें डिस्कस करने हैं, तो जस्ट मैंने कुछ-कुछ पॉइंट्स ही लिखे हुए हैं। Pollutants of major public health concern include particulate matter, carbon monoxide, ozone, NO2, SO2। तो ये सब क्या है, अलग-अलग जो पॉल्यूटेंट्स है जो मेजर पब्लिक हेल्थ कॉन्सिक्वेंस कॉज करते हैं, जो ये हम डिग्रेडेड एयर को, खराब एयर को, पॉल्यूटेड एयर को जब इनहेल करते हैं तो अलग अलग तरह की हमारे क्या होती है, हेल्थ इफेक्ट्स होती हैं, ठीक है। और क्या होती है, इन सारी गैसेस की वजह से क्या होता है, जो पार्टिकुलेट मैटर मौजूद होता है उसमें, उसकी वजह से होता है। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो देखिए एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट चलाया गया है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, ग्रीन क्रैकर्स CSIR नीरी के द्वारा डेवलप किए गए हैं। सम स्टेट्स लाइक दिल्ली हैज़ बिल्ट स्मोक टावर्स टू टैकल एयर पोल्यूशन। तो स्मोक टावर्स का निर्माण किया गया है जो एयर पोल्यूशन को टैकल कर सकती हैं, ठीक। तो ये मेजर जो लिए गए हैं उनकी बात की गई है। अगर अपनी तरफ से हम कंट्रोल करने की बात करें तो वो चीज़ अगर आता है हमारे लिए एग्ज़ाम में कि आप क्या कर सकते हैं, तो वो चीज़ आप अपने से लिख सकते हैं कि हम एमिशंस को कम करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ है, अगर ज़रूरी ना हो तो हम यूज़ ना करें, बाईसाइकिल का यूज़ करें, पैदल जाएँ, जो हम छोटी क्लास में पढ़ते थे, ये सब लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन में भी अब सेम चीज़ आ जाएगी कि जब वाटर बॉडीज़ में किसी तरीके का अनवांटेड मटेरियल ऐड हो रहा है जिससे वाटर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, ठीक है, और वाटर पीने लायक नहीं रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। तो देखिए वाटर पॉल्यूशन रिफर्स टू द रिलीज ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस इनटू सबसर्फेस ग्राउंड वाटर or into water bodies to a level which negatively impact the beneficial use of the water or natural functioning of ecosystem। तो ये जो हाई फाई डेफिनेशन है वो क्या कह रही है कि वाटर पोल्यूशन हम तब कहते हैं जब वाटर सबसरफेस ग्राउंड वाटर पर या फिर वाटर बॉडी में किसी तरीके का अनवांटेड सब्सटेंस का रिलीज हो जाता है, और वो भी इस लेवल तक कि वो जो वाटर का बेनिफिशियल यूज़ है अब वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालने लगता है हम पे, ठीक है। हमको फ़ायदा पहुँचाने के बजाय अब नुकसान पहुँचाने लगता है, और जो नेचुरल फंक्शनिंग है इकोसिस्टम की उसको ख़राब कर देता है। जैसे कि अगर एक पॉन्ड इकोसिस्टम है तो उसमें पॉल्यूशन हो गया है, तो अब उसकी जो नेचुरल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये है वाटर पॉल्यूशन। कॉजेज़ की बात करें तो एग्रीकल्चर एक मेजर कॉज है वाटर पोल्यूशन का, क्योंकि वो जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, केमिकल जो होती हैं, फर्टिलाइज़र केमिकल्स होते हैं वो बह के वाटर बॉडीज़ में चली जाती हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज है एग्रीकल्चर इसका। उसके बाद है मोर देन 80% ऑफ वर्ल्ड्स वेस्ट वाटर फ्लोज बैक इनटू एनवायरनमेंट विदाउट बीइंग ट्रीटेड। तो मोर देन 80% से भी ज़्यादा जो पूरे वर्ल्ड का वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर वो दोबारा से बिना ट्रीट किए हुए एनवायरनमेंट में वापस चला जाता है, मतलब जो वाटर बॉडीज़ है उनमें वापस चला जाता है बिना ट्रीटेड ही। उसके बाद है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, हॉस्पिटल और इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं, पानी में डिस्पोज कर दिए जाते हैं, जो कि उनकी क्वालिटी को ख़राब करता है। अब वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या मेजर्स लिए गए हैं इंडिया में, तो वाटर प्रिवेंशन और कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 में लागू किया गया। उसके बाद जो रिवर है, जो वाटर बॉडीज़ है उनको रिजुविनेट करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए
कुछ एक्शंस लिए गए जैसे गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, ये सारी इनिशिएटिव चलाए गए ताकि इनको साफ़ किया जा सके। उसके बाद initiatives taken by the Central Pollution Control Board to tackle contamination and over exploitation of groundwater। तो जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने भी कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स पहल चलाई हैं कंटामिनेशन को और जो ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन है उसको कम करने के लिए। तो ये वाटर पोल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ पोल्यूशन क्या कह सकते हैं हम कि अगर अपनी लैंग्वेज में हम डिफ़ाइन करना है तो चाहें तो क्या कह सकते हैं, ऐसा कुछ अनप्लीजेंट साउंड है, बहुत ज़्यादा साउंड है, तो वो क्या है, वो नॉइज़ पोल्यूशन में आ जाएगा। तो नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है डब्ल्यूएचओ के द्वारा कि एज नॉइज़ दैट इज़ लाउडर देन 65 डेसिबल। ऐसी नॉइज़ जो 65 डेसिबल्स से ज़्यादा होती है वो नॉइज़ के अंदर आती है, नॉइज़ पोल्यूशन के अंदर आती है, ठीक है। Excessive or disturbing noise that can has negative impact on human health and well-being। दूसरी तरीकों से हम क्या कह सकते हैं, जो एक्सेसिव और डिस्टर्बिंग आवाज़ होती है, जो नॉइस होती है, जो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, उसको भी हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन की कॉजेज़ की बात करें तो ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन साइट से आने वाली आवाज़ें, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो चलते रहती हैं उससे आने वाली आवाज़ें, बहुत लाउड म्यूज़िक है, तो वो सारी भी क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन को कॉज करती हैं। नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, तो सेपरेशन ऑफ नॉइज़ एट द सोर्स, जहाँ से वो आवाज़ आ रही है उसी को कम करिए आप। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट है तो वहाँ से ठक ठक फक ठक ये सब आवाज़ आती रहती है ना, तो उनको किसी तरीके से अगर कम किया जा सके तो वो किया जा सके। ट्रैफिक में अगर कोई आवाज़ आ रही है फालतू, उसको कम किया जा सके तो। उसके बाद ट्रीज़ लगाएँ। उसके बाद साउंड प्रूफ बिल्डिंग्स बनाया जाए। साउंड इंसुलेशन एट कंस्ट्रक्शन साइट पे साउंड इंसुलेशन का यूज़ किया जा सके ताकि बाहर साउंड ना पहुँचे। स्ट्रिक्ट लेजिस्लेटिव मेजर, ऊपर से कुछ नियम कानून भी बनाए, वो भी स्ट्रिक्ट, ताकि इसको रोका जा सके। उसके बाद है नेक्स्ट सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या है, जब the contamination of soil with abnormally high concentration of toxic substances is referred to as soil pollution। soil pollution को डिफाइन हम इस तरीके से करेंगे कि जब सॉइल में कंटामिनेशन हो जाता है, सॉइल में कंटामिनेशन मतलब लिटरली पोल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं, गंदगी हो जाती है किस तरीके से कि हाई कंसंट्रेशन हो जाता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस का, तो हम उसे क्या कहते हैं, सॉइल पोल्यूशन। तो सॉइल पोल्यूशन के भी कई सारे हेल्थ रिस्क हैं, ठीक है, और ये एक बहुत ही सीरियस एनवायरमेंटल कंसर्न भी है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि एक्सपोजर टू हाई एक्सपोजर एक्सपोजर टू सॉइल विथ हाई बेंजीन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ल्यूकीमिया। तो ऐसा सॉइल जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन है, बेंजीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उसके कांटेक्ट में ज़्यादा रहने से ल्यूकीमिया का खतरा बढ़ सकता है, ठीक। तो ये भी एक बहुत ही मेजर हेल्थ इशू भी क्रिएट कर सकती है और एनवायरमेंटल इशू तो है ही। कॉजेस इसके क्या क्या हो सकते हैं, तो फेनोमेना सच एज लॉस ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन का लॉस हो जाना, इरोजन होना, सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाना, एसिडिफिकेशन हो जाना, कॉम्पैक्टिंग, बहुत सॉइल पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो चुके हैं, केमिकल पोल्यूशन, ये सारे कुछ क्या है, सॉइल डिग्रेडेशन के, सॉइल पोल्यूशन के कॉज है, मेजर कॉज। सॉइल पोल्यूशन को कम करने के लिए सजेस्टेड मेजर्स की बात करें तो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस प्रमोट किया जाए बिजनेस में, एग्रीकल्चर में, स्टॉक ब्रीडिंग में और जो इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स हैं उनमें। उसके बाद एंश्योर एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन को एंश्योर करें, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को ठीक करें और प्रॉपर अर्बन प्लानिंग अपनाया जाए और सॉइल कंजर्वेशन को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो ये सॉइल पोल्यूशन। उसके बाद है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या है, तो when radioactive elements are accidentally present in the environment or atmosphere and pose a risk to the ecosystem owing to radioactive decay, this is known as radioactive pollution। तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या है, जब रेडियो एक्टिव मटेरियल एनवायरनमेंट में एक्सीडेंटली पहुंच जाए और एक खतरा बनाए रखे एनवायरनमेंट पे, खतरा क्या कहते हैं, कॉज करे एनवायरनमेंट पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। बेसिकली जो रिलीज है रेडियो एक्टिव मटेरियल का एनवायरनमेंट में और जो हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है, एनवायरनमेंट पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, तो वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। द रेडियो एक्टिव मटेरियल क्रिएट डैमेज बाय रिलीजिंग पोटेंशियल हार्मफुल आयोनाइजिंग रेडिएशन इनटू द एनवायरनमेंट सच एज अल्फा बीटा
पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन्स। तो अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, इन सारी हार्मफुल रेडिएशन को रिलीज करके ये नेगेटिव इम्पैक्ट, हार्मफुल इम्पैक्ट डाल सकता है एनवायरनमेंट पे। कॉजेज़ की बात करें तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट जो हो जाते हैं न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन प्लांट्स में, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ किया जाता है तो उसमें रेडिएशन का खतरा है। माइनिंग के दौरान रेडियो एक्टिव मटेरियल रिलीज़ हो जाता है। कॉस्मिक रेज और अदर जो नेचुरल सोर्सेस हैं ये भी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। और जो रेडियो आइसोटॉप्स का यूज़ किया जाता है हेल्थ में और अदर सेक्टर में, इससे भी। नेक्स्ट है लाइट पोल्यूशन। तो लाइट पोल्यूशन अब क्या होता है, तो लाइट पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ इनअप्रोप्रिएट, अनवांटेड एंड एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट। इनअप्रोप्रिएट मतलब जो सही लाइट नहीं, उसकी इंटेंसिटी सही नहीं है, अनवांटेड और जो एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट होता है उसका जब एक्सेसिव यूज़ किया जाता है, प्रेजेंस होता है, तो उसको लाइट पोल्यूशन कहते हैं। टू मच लाइट हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पोल्यूशन, क्या बोल दी, टू मच लाइट पोल्यूशन हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। जब बहुत ज़्यादा लाइट पोल्यूशन हो जाता है तो एनवायरनमेंट पे उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ह्यूमन हेल्थ पर भी। एस्ट्रोनॉमिकल जो रिसर्च होते रहते हैं उनमें भी ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है और इकोसिस्टम को, वेस्ट एनर्जी को ये डिस्टर्ब करता है। इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या अपना सकते हैं, एलईडी लाइट्स को यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेटिव लाइटिंग जो हम यूज़ करते हैं उसके यूज़ को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ये हमारे पॉल्यूशन हो गए, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि ये जो इतने तरह के पॉल्यूशंस हैं इनका इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए पॉल्यूशन अफेक्ट्स द वेरी फैक्टर्स विच सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ। तो पॉल्यूशन क्या करते हैं, लाइफ पर जो भी अलग अलग फैक्टर्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उन सबको पॉल्यूशन क्या करता है, अफेक्ट करता है। जैसे कि जो अर्थ में बोलिए एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, जो पानी पीते हैं, जो खाना खाते हैं, इन सारी चीज़ों को क्या करता है, पॉल्यूशन अफेक्ट करता है। तो इससे क्या है, ये एक लाइफ के लिए ही खतरा का काम है पॉल्यूशन। उसके बाद है पॉल्यूशन पॉजेस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस टू द हेल्थ ऑफ द ह्यूमंस एंड अदर लिविंग बींग्स। ह्यूमंस और अदर जो लिविंग बींग्स हैं उनकी हेल्थ पर पॉल्यूशन क्या है, एक बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं, चैलेंज है। उसको ओवरकम करना एक बहुत ही चैलेंज है आज की टाइम में। नेक्स्ट है पॉल्यूशन हैज़ इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एज वेल। इकोनॉमी पे भी पॉल्यूशन का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। कैसे कि एज पर अ स्टडी वाटर पॉल्यूशन वुड कॉज अ लॉस ऑफ अराउंड 6% ऑफ इंडिया जीडीपी बाय 2050 ड्यू टू लॉस इन सेक्टर्स लाइक फिशिंग, एग्रीकल्चर, वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो इकोनॉमी पे पॉल्यूशन का क्या असर पड़ रहा है, तो एक स्टडी से ये पता किया गया है कि 2050 तक इंडिया की जीडीपी में 6% तक कमी आएगी। क्यों, क्योंकि फिशिंग है, एग्रीकल्चर है, इन सारे सेक्टर्स में कमी आने वाली है इसलिए। तो ये वो भी पॉल्यूशन की वजह से। तो इसीलिए पॉल्यूशन इकोनॉमी पे भी असर डालता है। उसके बाद अदर सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ द पॉल्यूशन इंक्लूड फूड इनसिक्योरिटी ड्यू टू डिक्रीज एग्रीकल्चरल यील्ड, फोर्स माइग्रेशन ड्यू टू वाटर क्राइसिस। तो और जो खतरे हैं, तो जैसे पॉल्यूशन की वजह से एग्रीकल्चरल यील्ड बहुत बढ़िया ना होती है, तो नहीं होती है तो क्या होती है, फूड सिक्योरिटी एक बनी रहेगी, फूड की कमी हो सकती है। फोर्स्ड माइग्रेशन भी होता है इसकी वजह से, वाटर क्राइसिस की वजह से एक पर्टिकुलर जगह पे पानी अवेलेबल ही नहीं है, पानी की क्वालिटी ख़राब है, तो वहाँ के लोग माइग्रेशन करने के लिए फोर्स्ड होते हैं। तो ये सारे कुछ इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं हमें पॉल्यूशन के।